नंबर 8 वालों के लिए ये साल एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल हो सकता है, वो चीज़ों को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। तो नंबर 7 वालों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस जो है कि इस साल वो ये सोचें कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं लेना है। कि नंबर 7 वालों के लिए अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं और अगर आपका पार्टनर भी आपके नेगेटिविटी को सपोर्ट करे कि हाँ बात तो सही है, हमारे साथ ही बुरा होता है, तो इट्स अ डिजास्टर। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं स्टूडियो में जिनका नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव, जो एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू। आज हम जानेंगे मैम से कि क्या होने वाला है साल 25 में मूलांक 6 से 9 वालों का। कितना बेहतरीन ये साल होने वाला है, क्या क्या परेशानियां उनके सामने आने वाली हैं और उन परेशानियों को टाला कैसे जा सकता है। आज इस सब पे बात होगी, तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। नंबर 6 शुक्र से गवर्न है और आज की जो भौतिक दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ पे शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चाहे पैसा हो, चाहे कंफर्ट हो, और चाहे आप फेम की बात कर लें। जी। फेम एक हद तक अच्छा होता है और आई थिंक आज के ज़माने में हर इंसान को शुक्र चाहिए। जी ठीक है, लेकिन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में इस समय ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इसको कैसे साथ मिलाती है, आई थिंक ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। न्यूमरोलॉजी में हम 3, 6 और 9 को एक फैमिली ऑफ नंबर्स कहते हैं। तो जितने भी लोग 6 से गवर्न हैं उनके लिए उनकी फैमिली ऑफ नंबर्स का ये साल है, तो उनके लिए अच्छा ही होने वाला है क्योंकि उनको वो सपोर्ट मिल रहा है। जी। लेकिन एनर्जी वाइज अगर कहेंगे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तब मंगल और शुक्र दोनों की एनर्जी डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे से मतलब एनिमी नहीं है बट फ्रेंड भी नहीं है, तो इट्स न्यूट्रल कॉम्बिनेशन। मतलब अनबन चलती रहती है। हाँ, मतलब न्यूट्रल है, मतलब इट्स लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एक दूसरे से, बट हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं, राइट। सो इस साल नंबर 6 वालों के लिए इन अ वे अगर अच्छा या बुरे में से चूज करना है तो अच्छा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये इनके एनर्जी का नंबर है। नंबर 6 वालों के साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है? दरअसल नंबर 6 के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग में अपने आप के लिए ज़्यादा टाइम चाहते हैं, ये उनका ट्रेट होता है। जी। बहुत सारे नंबर 6 के लोग इस चीज़ से अग्री नहीं करते कि नहीं हम तो बहुत केयरिंग हैं, हम तो फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। सच बात है, लेकिन नंबर 6 वाले लोग केयर भी ना अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से केयर लेनी है। तो ये जो इंटेंशन है ना, या ये जो आपका जेस्चर है, ये कभी कभी सफोकेटिंग हो जाता है सामने वाले के लिए, ओवर पोजेसिवनेस। लेकिन जितने भी नंबर 6 वालों से आप ये बात कहेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो डिनायल है ना, इसी वजह से इनके हार्ट ब्रेक्स बहुत सारे होते हैं। मोस्टली नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं वो सबको वो केयर देने के लिए रेडी रहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि वो उस केयर के बदले वही केयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर 6 इज मोर ऑफ इमोशनल, प्यार वाले साइड में होते हैं। नंबर 9 के लोग भी जैसे मैंने कहा आपके बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशन के चक्कर में ना ये 9 नंबर लॉजिक नहीं छोड़ता है और नंबर 6 लॉजिक नहीं समझता है, तो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि दो लोगों को जोड़ के रखने के लिए जो इमोशन चाहिए वो सबसे प्रायर होता है और वो दोनों में ही है। लेकिन जब एक सिर्फ इमोशन की बात करेगा और कहेगा कि लॉजिक नहीं चाहिए, चांद ही तोड़ के लाना है, तो वो नहीं पॉसिबल, राइट। वहाँ पे नंबर 9 से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बॉटम लाइन नंबर 6 के लोगों के लिए ये है कि ये टाइम बहुत अच्छा है उनके लिए। जी। जितनी भी क्रिएटिविटी उन्होंने की है उसे इम्प्लीमेंट करने का समय है, लेकिन वो अगेन हवा में नहीं होना चाहिए, वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ इमोशन डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि बेसिकली नंबर 6 के लोग जिससे प्यार करते हैं उस पर सब लुटा देते हैं और इसलिए उन्हें प्यार के थ्रू चीट करना ईजी होता है। तो नंबर 6 के लोगों को काफ़ी बारी शिकायत होगी कि पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड क्योंकि वो अलाउ करते हैं
नंबर 6 के लोगों को इस साल जितने भी डिसीजंस लेने हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, तो आउट ऑफ इमोशन में जाके किसी के लिए इतना नहीं कर दें, मतलब जो ब्लाइंड ट्रस्ट जो करते हैं, आउट ऑफ लिमिट ना जाए, लॉजिकल ट्रस्ट करें, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर वो इस तरह से करते हैं, या एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर 6 का इंसान नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, समय भी बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने बिना कुछ जाने सोचे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और कोई प्रॉपर लिखा पढ़त नहीं की कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है या ये तो मेरा रिलेटिव है, वहाँ पे उनको नुकसान सहना पड़ेगा। तो प्यार, इमोशन, ट्रस्ट के साथ साथ इन्हें बहुत ज़रूरी है कि लॉजिकल डिसीजंस लें। यहाँ पे जो चल रहा है पेपर वर्क में भी उतना ही अच्छा चले, वरना फिर जब आप खुद को सामने वाले के सामने रखेंगे कि आप मुझे चीट कर सकते हो इजीली, फिर वो किसी और को दोष मतलब नहीं अपनी नॉलेज पे काम करके प्रॉपर्ली जाएं, उसके बाद कुछ ना कुछ करें जो आप करना चाह रहे हैं। अगर आपको नया बिजनेस भी शुरू करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप प्रॉपर लिखा पढ़त के साथ करें। इस साल अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, आपके प्लान्स हैं, तो इसलिए सिर्फ शादी मत करिए एट द ड्रॉप ऑफ योर हैट कि बस मुझे आप पसंद हो और करना ही है। ये भी तो जान लो कि सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं, बाकी सारे एस्पेक्ट्स भी जानो। अदरवाइज फिर आपको अगर हार्ट ब्रेक मिलता है क्योंकि आप शादी करना चाहते हो, सामने वाला रेडी नहीं है, बिकॉज सामने वाला लॉजिकल है कि अभी मुझे करियर बनाना है, और आप आउट ऑफ लव हो हेड ओवर हील्स कि नहीं मुझे करना है, इसे हार्ट ब्रेक नहीं कहेंगे, इसे इलॉजिकल डिसीजन। तो इस साल इन्हें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके 7 नंबर मैम, क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में, कैसा होने वाला है उनके लिए साल, और क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सो ईशिका, जैसे हम जानते हैं कि आने वाला साल 2025 9 नंबर पे ऐड होके आता है, तो आने वाला साल मंगल का होगा न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से, और एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से जो साल का राजा होगा, जब हमारी चैत्र मास की प्रतिपदा स्टार्ट होगी तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस साल का राजा सूर्य होगा। तो आने वाले साल 2025 में सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी चैनलाइज होगी, तो बहुत सारा ईगो, बहुत सारा वॉर, बहुत सारी क्लैशेस, बहुत सारी फाइट्स होने वाली है। नंबर 7 की जैसे आपने बात की, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर 7 की एनर्जी क्या है। नंबर 7 को बेसिकली स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है, क्योंकि ये केतु से रूल्ड होता है। तो ऐसे लोग ना बहुत डीप रिसर्चर होते हैं। हालांकि मैंने बहुत जगह सुना है, या बहुत लोग ये शिकायत भी करते हैं कि उन्हें बहुत धोखे मिलते हैं, उन्हें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है तो स्पिरिचुअलिटी में ही जाएगा। नंबर 7 भले ही स्पिरिचुअलिटी का है, लेकिन आप अगर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को देखेंगे तो वो भी नंबर 7 के हैं, तो उनकी जो एनर्जी फील्ड है वो केतु से ऑपोजिट है। इसलिए हम किसी भी नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नंबर यही कर सकता है, राइट। क्योंकि स्पिरिचुअल नंबर है, इसका मतलब है कि जो भी काम वो करेंगे वो बहुत ही डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च के साथ करेंगे। जैसे मार्स की एनर्जी ऑपोजिट है, मार्स क्विक एक्शंस लेता है, मार्स वेट नहीं करता है, जो कि इस ईयर की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है। सूर्य, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, सूर्य की एनर्जी भी यही है कि डिसीजन लेना है, जो सही लगा, जो सोचा वो हमें डिसीजन लेना है। लेकिन नंबर 7 की एनर्जी एकदम ऑपोजिट है। नंबर 7 कहता है कि आराम से करते हैं, मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मुझे जब तक हर एक चीज़ प्रॉपर नहीं मिलेगी, जब तक मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, मुझे नहीं करना, तब तक आगे नहीं बढ़ना। बिल्कुल। तो क्योंकि नंबर 7 के लोग ऐसे ही होते हैं, और ये उनका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है। जब भी कोई काम डीप रिसर्च के साथ किया जाता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं हमारे उनकी तरह रिसर्च एक आम आदमी नहीं कर सकता, और बिना डीप रिसर्च के वो काम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर हम ईयर की एनर्जी देखें, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो नंबर 7 की एनर्जी से ऑपोजिट है। तो नंबर 7 वालों के लिए सबसे बड़ी एडवाइस जो है कि इस साल वो ये सोचें कि उन्हें कोई प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इम्पल्सिव होके सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है। नंबर 7 वालों के लिए ये साल स्ट्रेस लेने का नहीं है, किसी भी एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको शादी करनी है इस साल, या फैमिली का प्रेशर है कि शादी करनी ही है, लेकिन आप अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, रेडी नहीं है, या आपको नहीं लग रहा है कि आप यू हैव फाउंड द राइट वन, तो
मत लीजिए डिसीजन, अनलेस अगर आपकी जो रनिंग एज है, जैसे मैंने कहा पर्सनल ईयर बहुत मैटर करता है, तो जिस ईयर में आप रन कर रहे हैं अगर वो लेट्स से 7 पे ही है तो वो आपको वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स हो सकता है, तो उस केस में आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान पे कई तरह की एनर्जीज हावी होती हैं। एक आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ईयर की एनर्जी है मार्स की, एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो ईयर की एनर्जी है सन की, एक आपके खुद के मूलांक की एनर्जी या आपके भाग्यांक की एनर्जी, क्योंकि वो नंबर्स आपको एनर्जी देते हैं, और लास्टली आपके पर्सनल ईयर की। तो अगर लेट्स से आपका पर्सनल ईयर बहुत अच्छा है, 7 नंबर ही है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स है, और आपको डिसीजन लेना है तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तब आप ये नहीं रखेंगे दिमाग में कि नहीं ईयर की एनर्जी तो ऑपोजिट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी नंबर 7 की शादी 2025 में नहीं होगी। तो ये यूनानिमसली नहीं कहा जा सकता कि नंबर 7 को नंबर 9 के ईयर में बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर आप रेडी हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सनल ईयर भी फेवर कर रहा है और आप कॉन्शियसली रेडी हैं, तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो या रिलेशनशिप का हो। मेंटल स्ट्रेस इन लोगों को हो सकता है, क्योंकि ये कहना आसान होता है कि नंबर 7 को स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन एक इंसान के पूरे साल में बहुत सारे प्लान्स होते हैं। ये आप ओवरऑल बता रहे हैं या रिलेशनशिप का बता रहे हैं? ये ओवरऑल बता रही हूँ नंबर 7 के लिए, कि आपके बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। आप करियर स्विच करने की सोच सकते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोच सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप बेबी प्लान करने की सोच सकते हैं, या आप शादी करने की सोच सकते हैं। बहुत सारे प्लान्स होते हैं। तो सिर्फ ईयर की एनर्जी को लेके एक डिसीजन नहीं लिया जा सकता, इसीलिए आपकी लाइफ के अलग अलग डिसीजंस आपको जो नंबर्स प्रभावित कर रहे हैं वो अलग अलग होंगे। तो हो सकता है कि आपको शादी का डिसीजन लेना है, आपका पर्सनल ईयर बहुत अच्छा चल रहा है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बिजनेस का या एक कुछ नया अपने में काम शुरू करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि एनर्जी वाइज तो चलो ठीक है लेकिन प्लान वाइज ठीक नहीं है, देन यू शुड नॉट गो अबाउट इट। हेल्थ वाइज इन लोगों को काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर 7 के लोग ना बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं। ये इन लोगों को आप हमेशा यही कहते हुए सुनेंगे, ओवरथिंकर्स, मतलब एक्सट्रीमली ओवरथिंकर्स। आप इनको हमेशा ये कहते हुए सुनेंगी मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, देखो उसके साथ तो हो गया, डिप्रेस्ड ऑलवेज। लेकिन अगर ये रिवर्स मैनिफेस्टेशन करेंगे, ये कहने की जगह कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, ये कहेंगे कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, या मुझे जितना मिला अच्छा है, मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव जो थिंकिंग है ना, ये नंबर 7 वालों को ना मिली होती है विद देयर नंबर्स, बट ये समझ नहीं पाते हैं, यूज नहीं कर पाते उसका प्रॉपर। ये किसी को आशीर्वाद दे देंगे ना कि जाओ आज तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाता है एक्चुअली। और प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो अपने लिए अच्छा नहीं बोलते हैं। तो जब ये अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करेंगे तो इनके अपने लिए भी अच्छा होना शुरू होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग खुद को, वो होते हैं नंबर 7 के। तो द मोमेंट दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम, तब उनकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने लग जाती है। तो बेटर है कि इस साल का वो इस तरह से यूटिलाइज करें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की पावर उनको ऑलरेडी है। अगर वो नंबर 9 के इम्पैक्ट में आके स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे तो रिलेशनशिप के लिए भी प्रॉब्लम होगी, बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम होगी, या जॉब करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ बातें नंबर 7 वालों को बहुत ध्यान रखनी है। मैम, रिलेशनशिप का मुझे एक और पॉइंट यहाँ पे याद आया। 7 नंबर ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड रहता है और इतना टेंशन, ओवर थिंकिंग में रहता है। रिलेशनशिप की जब बात आती है तो कौन से मूलांक के साथ उन्हें रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए? यूजुअली हम कहते हैं कि जो आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर सिमिलर हो तो अच्छा है। लेकिन नंबर 7 वालों के लिए अगर आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचते हैं और अगर आपका पार्टनर भी आपके नेगेटिविटी को सपोर्ट करे कि हाँ बात तो सही है, हमारे साथ ही बुरा होता है, तो इट्स अ डिजास्टर। तो नंबर 7 वालों को बेसिकली ऐसे नंबर्स चाहिए जो उनको पेपअप कर सकें, थोड़ी एनर्जी डाल सकें, थोड़ा एक्टिव कर सकें। तो नंबर 1 बहुत एनर्जेटिक होता है। तो नंबर 1 इसलिए मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी से नंबर 1 का ईयर है जी। तो अगर हम इस तरह से देखें कि 1, 3, 5, 6 इनके लिए एक अच्छे नंबर्स होते हैं, क्योंकि दीज नंबर्स आर फिल्ड विद एनर्जी। और नंबर 6 इसलिए कहते हैं कि नंबर 6 इज फिल्ड विद लव। तो ऐसे लोग जब डाउन होते हैं तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव मोटिवेशन ही दिया जाए।
कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्यार से समझाने की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज दीज पीपल आर एक्सट्रीमली लवेबल, वो उन्हें प्यार चाहिए। उनसे कोई बहुत स्ट्रिक्ट होके बात करेगा तो दे वुड जस्ट लीव। तो इनके लिए 1, 3, 5, इनफैक्ट 2 भी इनके लिए बहुत अच्छा। 2 और 7 को हम मिरर नंबर्स कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। तो 2 और 7 दोनों बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। दोनों ही इमोशनल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि नंबर 7 डाउन ज़्यादा होता है, डिप्रेस ज़्यादा होता है, लेकिन नंबर 2 की जो क्रिएटिविटी है ना, वो उसको पेपअप करने के लिए बहुत, इसलिए नंबर 2 और नंबर 7 फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे लोगों के साथ अगर ये रहेंगे, इनफैक्ट अगर इस साल की एनर्जी नंबर 7 वालों को थोड़ा बॉदर करे तो इन्हें बेटर है कि ये अपने ऐसे दोस्तों के पास जाएं जो फील्ड विद एनर्जी हैं या फील्ड विद लव हैं। तो वो उनको उनकी एनर्जी को बैलेंस आउट कर देंगे। ओवर एक्साइटेड लोगों के पास आप ज़्यादा बैठे, एग्जैक्टली, तो डेफिनेटली बैलेंस आउट हो जाएगी। बिल्कुल जी मैम, अब आ जाते हैं अगले नंबर पर, जो कि है 8 नंबर। 8 नंबर जिनका है, जिनका मूलांक 8 है, उनके लिए साल 2025 कैसा है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें वो लोग? नंबर 8 वैसे भी काफ़ी बदनाम है कि शनि का नंबर है। शनि का नंबर अच्छा नहीं होता है। पिछले साल मतलब 2024 में कई लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ लोगों ने कहा कि नंबर 8 का साल है, बहुत अच्छा होगा। कुछ ने कहा कि नंबर 8 को 8 मिला है तो सब कुछ ही खराब होगा। सब कुछ खराब हो गया। तो सबसे पहले तो नंबर 8 के फियर से बाहर निकलना बहुत सारे मिथ हैं इसको लेकर। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम नंबर 8 की बात करते हैं जो कि शनि से गवर्न है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि शनि का मतलब कि शनि की दृष्टि पड़ी तो बस अभी तो बर्बाद है। बट ऐसा नहीं होता है। शनि बेसिकली जो लॉर्ड है वो है हार्ड वर्क के। ठीक है, तो आज के टाइम में ना हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, सबको क्विक मनी, क्विक फेम चाहिए, शॉर्टकट, इसलिए शनि को बदनाम किया हुआ है। लेकिन शनि ही एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जो आपके फाइनेंशियल गेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिना सैटर्न के आपको पैसा नहीं मिल सकता, आपका वीनस कितना भी स्ट्रांग हो। बिना शनि के आपको पैसे या आपको फाइनेंशियल गेन्स नहीं मिल सकते होंगे। ओके, सो ये एक बात बहुत ध्यान रखनी है। और इसे लॉजिकली अगर हम कनेक्ट करें तो कोई भी काम करें, अनलेस आप चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, बिना हार्डवर्क के आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दिक्कत वहाँ आती है कि नंबर 8 क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, शनि स्लो प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, तो रिजल्ट धीमे देता है और इतनी पेशेंस लोगों में होती नहीं है आजकल, तो बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्हें लगता है कि नंबर 8 है तो कर्स है। लेकिन नंबर 8 2025 में कैसा रहेगा? तो अगर आप नंबर 8 के हैं, नंबर 8 और नंबर 9 की एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। नंबर 8 मतलब शनि एक बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है और मार्स एक बहुत ही अग्रेसिव और हॉट प्लैनेट है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी बात करें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2025 का जो राजा है वो है सूर्य। अगेन सूर्य और शनि अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, पिता पुत्र हैं, दुश्मन हैं। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो हम 1 और 8 को एंटी नंबर्स उतना मानते नहीं हैं, क्योंकि पिता पुत्र में भले ही कितनी है अनबन, लेकिन है तो पिता पुत्र, रिलेशनशिप हमेशा ऊपर आता है। सो इसलिए नंबर 8 वालों के लिए ये साल एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल हो सकता है। वो चीज़ों को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। और ये क्यों कर सकते हैं वो? देखिए, जब आपके ऊपर किसी भी प्लैनेट की दशा, महादशा या आपके पर्सनल नंबर जो भी चल रहे हैं, अगर आप उस प्लैनेट की नीड को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप उस नंबर को या उस साल को अपने हिसाब से अपनी अलाइनमेंट में ले आते हैं। अब नंबर 8 और नंबर 9 की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर 9 क्या कहता है? एक्टिव रहो, जल्दी काम करो, बहुत लेजीनेस से काम नहीं करना है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, क्विकनेस चाहिए। सूर्य भी यही चाहता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी करके लाओ, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। लेकिन सैटर्न कहता है अरे बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, इतनी जल्दी से नहीं करना है। अब ये है एनर्जी ऑपोजिट। नंबर 8 के लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस साल में कुछ करना चाहते हैं तो ये लेजी या कंप्लेसेंट एटीट्यूड नहीं चलेगा, वरना फिर आपको मंगल की एनर्जी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। फिर आप डिप्रेस्ड होंगे, आपको लगेगा कि नहीं अभी तो सब कुछ अब बेकार हो रहा है, मेरे लिए ये साल ही खराब है। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप नंबर 8 के हैं और आपका करंट ईयर भी नंबर 8 है तो या तो ये आपके लिए आपको ऊपर ले जा सकता है या तो फिर आपको नीचे पटक सकता है, ले जाएगा। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप
कहते हैं ना कि जब आपको अपने नंबर समझ में आते हैं, अपनी प्लैनेट समझ में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपनी बीमारी समझ में आती है, तो आप उससे लड़ने के लिए क्या करते हैं? आपको पता है कि अगर आपको फीवर है या आपके पैर में दर्द है तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। सिमिलरली आपको पता है कि नंबर 8 आपको स्लो करवाएगा, बार बार आपके दिमाग में डालेगा कि रुक जाते हैं, करते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि नंबर करा रहा है। सो आपको उस एनर्जी के अगेंस्ट जाके अपने इंटेलेक्ट को यूज करके आपको करना है कि नहीं, ये तो मेरा नेचर है, नंबर 8 ने मुझे ये नेचर दिया है, लेकिन मुझे इस साल ये काम करना है। तो मुझे अपने कंप्लेसेंट एटीट्यूड को, अपने लेजी एटीट्यूड को, वो जो आराम से काम करने वाले एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा, इस साल की एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि नंबर 8 वालों के लिए 2025 अच्छा नहीं रहेगा, तो ये कहीं पूरी तरह से सही नहीं है। ओके, अगर नंबर 8 वाले नंबर 9 की एनर्जी को समझ के उसके हिसाब से काम करने लग जाते हैं, उसकी स्पीड से काम करने लग जाते हैं, तब आप इस ईयर को अपने फेवर में कर सकते हैं। वरना टेक्निकली अगर हम कहें कि नंबर 8 वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये आपके नंबर की एनर्जी है। अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ठीक है। नंबर 8 वालों को अपने रिलेशनशिप्स में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब साल की एनर्जी आपके ऑपोजिट होती है तो वो आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी हेल्थ में, हर चीज़ पे इम्पैक्ट करती है। तो हेल्थ वाइज भी इनको बहुत ध्यान रखना है। अच्छा आकांक्षा जी, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं 8 नंबर वालों के लिए, कुछ लोग होंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में हो, बेशक म्यूचुअल फंड्स हो या कहीं अच्छी जगह अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें साल 2025 में वो लोग? नंबर 8 वालों के लिए सबसे पहले तो ये क्विक मनी जो शेयर मार्केट है वो है नहीं, मतलब उन्हें करना ही नहीं चाहिए शेयर मार्केट, अनलेस उनके बाकी नंबर सपोर्ट कर रहे हों, क्योंकि सिर्फ मूलांक से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी नंबर भी अगर आपका 8 है तो उनके लिए हमेशा ये ज़रूरी है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दें, क्योंकि उनका प्राइमरी नंबर जो शनि का है वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है। तो आपके नंबर की एनर्जी ही लॉन्ग टर्म है, तो जब भी वो इस तरह की किसी चीज़ों में करते हैं, इनफैक्ट अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की बात की है, नंबर 9 का ईयर है, नंबर 9 मंगल को हम एस्ट्रोलॉजी में भूमिपति कहते हैं। तो अगर ये रियल स्टेट में इस साल इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि रियल स्टेट का जो रिटर्न है वो आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो नंबर 8 वाले रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर वो स्टॉक में भी जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। या SIP शुरू कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे आपकी मल्टीप्लाई होती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो SIP इज बेसिकली अ शनि वाली थिंग है, क्योंकि SIP भी धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती है, शनि की एनर्जी भी वैसी है। तो अगर नंबर 8 वाले लोग इस साल SIP शुरू कर देते हैं या छोटे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न देंगे, वो उनके लिए बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट लेके आएगा। ओके, तो अब आकांक्षा जी आ जाते हैं हमारे आखिरी नंबर पर, जो कि है 9 नंबर। 9 नंबर के लिए साल कैसा होगा और किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बिल्कुल फूक फूक के कदम रखना है, या उनके लिए साल है कि बम्पर कि आप कुछ भी कर सकते हैं? देखिए, कभी भी जब कहते हैं ना कि मेरे फादर की सरकार है तो ये 9 नंबर वालों के लिए ऐसा ही है कि ये तो मेरा ही साल है। लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो वो आपको जला भी सकती है, जला देती है। तो ये नंबर 9 वालों के लिए जो एक पंच लाइन में बताना चाहूँगी या देना चाहूँगी वो यही है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें कि अब तो ये मेरा ही साल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नंबर 9 वाले लोग अग्रेशन में आके, गुस्से में आके अपने रिलेशनशिप्स खराब करेंगे, गलत डिसीजंस लेंगे। सो अगर नंबर 9 वालों को ये लग रहा है कि ये उनका साल है, बिल्कुल सही है, ये उन्हीं का साल है। ये साल या तो उन्हें बना सकता है या तो उन्हें बिगाड़ सकता है। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट लाइफ का तभी होता है जब आप उसे किसी वजह से याद रखें कि या तो इस साल में मैंने अपनी लाइफ को बना लिया या तो मैंने अपनी लाइफ को बिगाड़ लिया। तो जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये जो ईयर है 2025, ये होने वाला है सन और मार्स का, और सन और मार्स के साथ अगर आपकी खुद की एनर्जी, नंबर 9 वालों की एनर्जी भी मार्शियन है, तो आप इसका सबसे बेस्ट
यूटिलाइजेशन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके एक्शंस तो क्विक हों लेकिन आपके डिसीजंस क्विक ना हों। क्योंकि 9 नंबर वालों को अगर कोई डेवास्टेट कर सकता है इस साल में तो वो है उनका बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेना। कहते हैं ना, लुक बिफोर यू लीप। तो यहाँ पे अगर ये बिना सोचे समझे, ईगो में आके, जल्दीबाजी में आके, क्योंकि नंबर 9 को ना जल्दीबाजी का भी नंबर कहा जाता है। नंबर 9 को हम कंप्लीशन का नंबर भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये एक प्योरिफिकेशन का नंबर है क्योंकि अग्नि दर्शाती है और अग्नि आपको प्योर करती है। कंप्लीशन का नंबर है तो या तो आप कुछ अच्छी चीज़ को कंप्लीट करेंगे या तो कुछ बुरी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है सारे नंबर्स 9 के लिए। तो मेरा सजेशन यही है कि वो इसे ऑन द गुड साइड अपने लिए यूटिलाइज करें। क्विक डिसीजंस नहीं लें, सोच समझ के डिसीजंस लें। और क्योंकि नंबर 9 को पता है कि ये उनका नेचर है, हालांकि नंबर 9 वाले अग्रेसिव, गुस्से वाले होने के साथ साथ बहुत इमोशनल होते हैं। ये साइड उनका दिखता नहीं है। तो नंबर 2 से भी ज़्यादा अगर कोई इमोशनल है, नंबर 2 तो कभी कभी प्रैक्टिकली इमोशनल भी होता है, लेकिन नंबर 9 वाले जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। शायद दिखाते ही नहीं है वो इतना, उनका इमोशन दिखता नहीं है, उनकी ह्यूमैनिटी दिखती नहीं है। तो ये ध्यान रखना है उन्हें कि जो उनके डिसीजंस हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गुस्से में आके डिसीजंस लेंगे, वो इमोशंस में आके भी डिसीजंस ले सकते हैं। तो कभी भी जो कहते हैं ना कि इमोशन में लिया हुआ डिसीजन या प्रॉमिस हमेशा नुकसान देता है। तो सिर्फ नंबर 9 को गुस्से से रिलेट ना किया जाए, इमोशन से भी रिलेट किया जाए कि इमोशनली कोई डिसीजन ना लें, प्रैक्टिकल हो के लें, सजेशन लेकर लें। अदरवाइज ये जो साल है ये आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये उनके ही हाथ में है कि उन्हें कैसे करना है। आकांक्षा जी, जैसे कि आपने बात की कि 9 नंबर वालों के लिए ये साल उन्हें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, लेकिन अगर हम 4 चीज़ों की बात करें स्पेसिफिकली, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, इन सब की बात करते हैं, तो 9 नंबर को किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? नंबर 9 के लिए ना 2 ही चीज़ें एक्सट्रीम होती हैं जी। एक फिजिकल फिटनेस, दूसरा इमोशंस। ओके। सो नंबर 9 के साथ हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि आप हमेशा अपनी जो एनर्जी है ना किसी न किसी फिजिकल चीज़ में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके नंबर्स में जो आपको एनर्जी मिलती है वो आप किस तरह से वेंट आउट कर सकते हैं। या तो किसी पे गुस्सा करके कर सकते हैं, या तो आप एक्सरसाइज करके वहाँ पे अपना पसीना बहा सकते हैं, ताकि वो जो एनर्जी है ना वो अच्छी जगह चैनलाइज हो, यूटिलाइज अच्छे से हो जाए। सो जितने भी नंबर 9 वाले हैं इस साल, अगर वो ऑलरेडी फिटनेस में हैं, वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, या कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जी, तो काम के प्रेशर में इस साल उससे ध्यान भटकाना नहीं है। और अगर आप इसमें नहीं हैं, अभी तक आप नंबर 9 के हैं लेकिन आपने फिजिकल फिटनेस या इस तरह का कोई रूटीन शुरू नहीं किया है, ये साल आपके लिए है, शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 9 की डिमांड ही यही है। अगर अभी भी आप अपने बॉडी पे, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो नंबर 9 वाले जो फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, आधे से ज़्यादा लोग अपने फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से परेशान रहेंगे। और नंबर 9 वालों के लिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, एनर्जी इज द वर्ड फॉर देम। और जब आप फिजिकली ठीक नहीं रहते हैं, बाकी लोग तो शायद आराम भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, उसे सबैटिकल मान सकते हैं, लेकिन नंबर 9 अगर एक्टिव नहीं है, फिजिकली ड्रेन्ड है, तो वो उनके मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है, क्योंकि ये लोग आराम से नहीं रह सकते। और हमेशा एक्टिव रहने के लिए फिजिकल फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिए भी मेरी उनको यही एडवाइस है कि ऑलरेडी आप एक मार्शियन एनर्जी हैं, और मार्शियन पार्टनर और मार्शियन पेरेंट्स को, मतलब मैं लिटरली ये कह सकती हूँ कि अगर आपके पास एक मार्शियन पेरेंट है या मार्शियन पार्टनर है, तो वो आपको एनर्जी से फिल्ड रखेगा, लेकिन कभी कभी उनकी एनर्जी से आप ड्रेन्ड भी हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं। नंबर 9 का एक और नाम है डिसिप्लिन। तो ये लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसलिए इनको बहुत डोमिनेटिंग भी कहा जाता है, लेकिन इनका जो डोमिनेशन है वो कभी इलॉजिकल नहीं होता। अगर ये अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को बोलेंगे कि सुबह उठो, जल्दी सो जाओ,
वर्कआउट करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। ये इलॉजिकल नहीं है बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या है कि नहीं, मेरा साइकिल रात का है, मुझे रात में पढ़ना है, सुबह कौन जल्दी उठता है। आजकल थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया कि रात को ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। एग्जैक्टली। तो इस तरह का जो डिसिप्लिन ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, ये अच्छा भी है बुरा भी है, बट इनके खुद के लिए जो डिसिप्लिन ये एक्सपेक्ट करते हैं, इन्हें खुद भी उस डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नंबर 9 हैं, आप एनर्जी से ब्लेस्ड हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि आपकी जो एनर्जी है ना वो अच्छी जगह वेंट आउट हो, जगह जाए। अदरवाइज जो आपके पार्टनर है, आपके फैमिली मेंबर्स है, वो अननेसेसरली आपके गुस्से का शिकार होंगे और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। मैम अब मान लीजिए अगर किसी का नंबर मूलांक, डेस्टिनी नंबर, पर्सनल ईयर सभी 9 है और साल भी 2025 जो है वो नंबर 9 है, तो क्या उनके लिए साल होने वाला है? क्या बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा या डाउनफॉल भी उन्हें कहीं ना कहीं देखना पड़ सकता है? नंबर 9 की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और बहुत क्विक होते हैं। ओके। बट नेगेटिव साइड उनका अग्रेशन है, क्योंकि आपका अग्रेशन सब लोग हैंडल कर लें ये ज़रूरी नहीं है। बट जब साल की एनर्जी और लेट्स से जैसे आपने कहा कि एक इंसान का मूलांक और भाग्यांक सब 9 है, सब कुछ 9 है, तो वो फील्ड विद एनर्जी है। वो इतना क्विक काम करना चाहता है कि वो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझता। तो ऐसे लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनके क्लैशेस हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, बिजनेस में, और वो बहुत सारे रिश्तों को खो भी सकते हैं। तो जब आपके पास बहुत एनर्जी है, काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकत है, बुद्धि है, तो उस बुद्धि को सही तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि गुस्से में लिया हुआ कदम या डिसीजन या अग्रेशन में लिया हुआ स्टेप हमेशा नुकसानदायक। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फील्ड विद नंबर 9 हैं, तो आप अगर पूजा पाठ रेगुलर नहीं भी करते हैं तो आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी आपको सिर्फ एनर्जी नहीं देते हैं, वो आपको विजडम भी देते हैं कि अपनी एनर्जी को, अपने ज्ञान को किस तरह से यूज़ करना है। आपने देखा होगा कि हनुमान जी की विजडम जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उनसे बड़ा शक्तिशाली, उनसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन जब आप उनसे उनका परिचय पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुच्छ राम भक्त हूँ। तो अगर आप नंबर 9 की एनर्जी से फील्ड हैं और अगर आप रेगुलर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो वो आपको हम्बल रहना सिखाते हैं। तो ज्ञान बुद्धि के साथ साथ अगर आप हम्बल हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हम्बलनेस हनुमान जी ही दे सकते हैं। तो आप अपने 9 नंबर के एनर्जी का जो बैलेंस है हनुमान जी की आराधना करके कर सकते हैं। तो फिर ये साल आपकी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर साबित हो सकता है। तो यहाँ हमने आकांक्षा जी से जाना कि किस तरह से साल 2025 जाएगा 6 से लेकर 9 मूलांक वालों के लिए। अब अगर आपका भी मूलांक 6 से 9 के बीच में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहें स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।